बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर खान। आप जानते हैं कि आज हफ्ते का दिन है और इस्लामाबाद में इस टाइम अमरीकी वफ़द वाइस प्रेसिडेंट की निगरानी में उनकी मौजूदगी में मौजूद है। इसके अलावा ईरान का भी एक बहुत बड़ा वफ़द जो है, बहुत ही बड़ा वफ़द जो है वो मौजूद है इस टाइम ईरान का पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में। और इन दोनों का क़याम जो है वो गालिबन होटल सरीना में है और इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है। इस हाई अलर्टनेस के ऊपर जो रिपोर्ट मैंने देखी जो भारत पेश कर रहा है, मतलब मेरे हिसाब से उनको इस टाइम अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो अपना मसला हल नहीं कर रहा सिर्फ अमेरिका को वो नहीं बचा रहा या वो सिर्फ ईरान को नहीं देख रहा, बल्कि वो दुनिया के अमन को देख रहा है। और इस टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये मसला दुनिया का हल हो जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो गैस और ऑयल जो है वो इंडिया के पास भी नहीं है। तो अगर ये हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इंडिया में भी लोग खाना खा पाएंगे, ठीक है ना। इंडिया में भी लोग पेट्रोल भरवा पाएंगे और वहां पर भी लॉकडाउन की बातें नहीं होंगी, वहां पर भी सुकून का सांस आएगा, होटल खुल जाएंगे। लेकिन उनकी जो बातें मैंने सुनी कि सिक्योरिटी वो है इतनी हाई कर दी है तो सिक्योरिटी का राज खुल गया। बात यह है हमें आपसे ही खतरा है, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि शरारत हो सकती है आपकी तरफ से, और आपसे पूरी यकीन पूरी उम्मीद है कि आप या आपकी प्रॉक्सी जो हैं वो कुछ भी शरारत कर सकते हैं और इस पूरे अमल को कचरा कर सकते हैं। आपको कोई फिक्र नहीं है कि वहां पर फिर ऑयल नहीं होगा, गैस नहीं होगा। अवाम वैसी भी आपकी अगर मरती तो आपको क्या फिक्र पड़ता है। वहां पर एक लाइन तो है, मोदी की अलग जमात है और जो भारतीय अवाम बेचारी है वो अलग रुली हुई है, तो उसमें तो ये मामला है, आपको कोई फिक्र नहीं है इस बात की। उसूलन तो यहां पर हमें सिक्योरिटी हद से ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें आप पे ही शक है। यहां पर अमेरिका नहीं करने वाला कुछ भी, ना ईरान करने वाला है। कोई करने वाला है तो आप ही करने वाले हैं। आपका फादर भी कुछ नहीं कर सकता, फादरलैंड जो आपका है ना वो भी कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल यहां पर जो वफ्द आ रहे हुए हैं, यहां पर आप देख रहे हैं जो दोनों वफूद हैं, आपके सामने उनकी पिक्चर्स आ रही हैं। इस पिक्चर के अंदर हम अप्रिशिएट करते हैं कि जेडी वांस जो है ना खुद आए हैं। इसके अलावा विटकॉफ और जैरेड कुश्नर जो आए हैं, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इसराइल को एतबार नहीं है अमेरिका के ऊपर। मैं ये साफ कह रहा हूं आपको, इसराइल को एतबार नहीं है कि कोई अमन की बात ना हो जाए, कोई फैसला हमारे हक में ही हो। यानी कि कुछ भी आप कह लीजिए, जेराड कुश्नर एंड विटकॉफ का मतलब यह है कि इस टाइम इसराइल जो है वो अपने नुमाइंदे भी लेकर रखा हुआ है। बेशक ये दे आर अमेरिकन, नो डाउट अबाउट। एक तो दामाद भी लगा हुआ है, ठीक है। मजहब की बात नहीं करेंगे, मुझे मजहब से कोई लेना देना होता ही नहीं है, लेकिन ये एसेट है इसराइल का, इसको तो मुझे कहने दीजिए। मुझे इन दोनों के मजहब पे कोई इतबार नहीं है, मजहब आप लोगों का जाती मसला होता है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये एसेट तो हैं। ये बात तो मैं तो नहीं कह रहा, ये बात अमेरिका के अंदर आप पूछ लीजिए, आप कहीं पर भी चले जाएं, दे बोथ आर। लेकिन जेडी वेंस नहीं है एसेट। तो मुझे पता है कि इस ग्रुप के अंदर जब भी जेडी वेंस बात करेगा कि इनकी ये बात मान लेते हैं, ये बात मान लेते हैं, ये बात मान लेते हैं, तो ये दो अफराद जो हैं ये टाउन करने के लिए बुलाए गए हैं। और बहुत बड़ा वफ्द जो है वो इस टाइम आपको नज़र आ रहा होगा, ऑफ कोर्स इस होटल सरीना के अंदर जो ईरान का है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने तस्वीर देखी, जब उनके स्पीकर साहब जो इस वफ्द की क़यादत भी कर रहे हैं, कायल बियाफ, उनकी अगर आप जहाज़ की तस्वीर देखें जो उन्होंने पोस्ट भी की है कि बच्चों की तस्वीरें जिनकी शहादतें हुई हैं, उनके स्कूल बैग्स, ये तमाम चीजें जो हैं ये फ्रंट पहली रॉ में रखी गई है। मतलब क्या हुआ इसका, दिस इज अ बिग सिंबॉलिक अनाउंसमेंट कि मैं अब ये उतरने से पहले उनको देख रहा है, उनको सलाम कर रहा है और उनसे एक अहद कर रहा है कि बच्चों मैं इस्लामाबाद पहुंच गया हूं, बच्चों मेरे प्यारे बच्चों परेशान मत होना, तुम्हारे ये सरबराह बिकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। हमारे सामने यजीद आए या यजीद का कोई बाप आ जाए, हम उसके सामने सरेंडर करने वाले नहीं हैं। मैं आऊँगा और मैं तुम लोगों को खुशखबरी दूंगा। यानी कि यहाँ पर उनके जो वफ्द है उसने ये साबित किया है कि हम अपनी आवाम को जवाब दें हैं और उसको ही मुंह दिया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी हम लोग अमन के शिदाई हैं, लेकिन हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड है, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो कुछ भी उन्होंने सामने रखा है उसमें कुछ शराइत जो पहले होती हैं, पहले रखी हैं, तो प्री कंडीशंस जिसे कहा जाता है, तो प्री कंडीशंस जो है ना दो रखी गई थी ईरान की तरफ से कि एक, आप जो लेबनान वॉर है उसको आप बंद कर देंगे
और आप हमारे एसेट्स जो है वो अनफ्रीज कर देंगे, तब हम इस मुज़ाकरात में आएंगे, वरना हम इस मुज़ाकरात में आ ही नहीं रहे। यानी कि पहले ही वो इंटरेस्टेड नहीं थे। जितनी एफर्ट पाकिस्तान ने की है दुनिया मानती है, अगर एक मुल्क नहीं मानता तो क्या हुआ, दुनिया मानती है कि हमने कितनी एफर्ट की है उसके अंदर। हमने मिस्र को भी एंगेज किया, हमने हर एक को एंगेज, जो जो एंगेज हो सकता था हमने एंगेज किया ताकि ये बात बने। हमने सबको एतमाद में लिया। तो यहां पर जो है आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 प्री कंडीशंस के ऊपर ट्रंप जो है वो कबूल कर रहे हैं, और उसके अंदर द रिलीज ऑफ ईरानी फ्रोजन एसेट्स हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, हम इसको रिलीज करने को तैयार हैं, अगर ये मुआहिदा होगा तो उसके अंदर फ्रोजन एसेट्स जो हैं वो रिलीज करने की बात लिखी जाएगी। ये पहले ही बता दिया था कि वो आने से पहले करें, अगर आने से पहले, वरना हम साइन नहीं करेंगे ना, तो पहले से बता देना अच्छा होता है। इसके अंदर दूसरा है अ सीज फायर इन लेबनान, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको मैं खबर के जरिए बता दूंगा। तीसरा पॉइंट है लिमिटेशन ऑन पैसेज थ्रू, लिमिटेशन के बारे में बात हो गई है कि 15 जहाज गुजरेंगे, जिस पर कोई एतराज नहीं है ट्रंप को, और द प्रोहिबिटेशन ऑफ एनी रीडिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस फोर्स एंड इक्विपमेंट्स इन, ऑफ कोर्स, इन मिडल ईस्ट। तो उन्होंने कहा कि इस दरमियान में कोई ऐसी इक्विपमेंट, कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसी डेवलपमेंट मत कीजिएगा कि हम देखेंगे जहाज से जहाज भरे भरे आ रहे हैं ना, अगर ये होगा तो हम इसको वॉर ही कंसिडर करेंगे। मैंने कहा कि पॉइंट नंबर 2 जो है वो सीज फायर के हवाले से है। तो सीज फायर के हवाले से ट्रंप ने कुछ किया भी है या नहीं किया, तो मैंने कहा मैं खबर के जरिए ही आपको अपडेट कर देता हूं। ट्रंप की तल्ख फोन कॉल, आपको मालूम है ना इसकी तल्ख फोन कॉल में क्या होता है, गालियां देता है ये बहुत गंदी गंदी गालियां जो है इसने पोस्ट की हुई हैं। और कौन सी वो गाली है जो इसने ट्रंप ने नेतन्याहू को नहीं दी, वो गाली देता है। तल्ख फोन कॉल के बाद नेतन्याहू लेबनान जंग में जंग बंदी मज़ाकरात पर आमादा हो गए। कहता मैं नहीं करूंगा बंद। उसको गालियां पड़ी, गालियां पड़ी। मैंने आपको कल भी बताया था, कल आपको मैंने कहा था मुझे पता नहीं है, मैंने कहा ऐसा हुआ होगा। आज मैं कह रहा हूं कि उसने ऐसा कर दिया है, आज रिपोर्ट आ गई, कल तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं थी। तो इसने यही कहा कि भाईजान आप फिर चाह क्या रहे हैं, ये जो हम मज़ाकरात के लिए टीम भेज रहे हैं फिर ना भेजें, जंग बंद ना करें, मिसाइल तुम्हारे यहां घिर रहे हैं। इसराइल का माहौल था क्या पता है आपको? यानी कि अभी तो ये शख्स कह रहा है ना कि मुझे लड़ने दें, क्योंकि संडे को इसने हाजिर होना है, वरना ये हाजिर होगा, ये अरेस्ट होगा। और इसके लिए ट्रंप जितनी कोशिश कर रहा है वो तो कर रहा है, मगर मुझे लग नहीं रहा कि ये कामयाब होगा। यहां पर जो मैं आपको खबर दे दूं, उनका जो सफीर है ना अमेरिकन, मतलब मैं आपको इसराइल की हालत बता रहा हूं। इसराइल के अंदर जो अमरीकी सफीर है वो कहता है मैंने 6 हफ्ते कमांड सेंटर में 2 कुत्तों के साथ गुजारे, ठीक है ना। और हम तो दोनों कुत्तों के नाम भी जानते हैं। यहां पर इसराइल में तैनात अमेरिकी सफीर कहते हैं कि जी हम, जो माइक हकाबी है, जो कहता है कि पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर, खुला बोलता है, वो ओपनली बोलता है कि पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर अकॉर्डिंग टू द बाइबल इसराइल का हक है, और अगर वो पूरा का पूरा हड़प लेता है तो हम इसके अंदर वी आर कंफर्टेबल विद दैट। अब वो एक तो अमेरिकन है, दूसरा वो माइक हकाबी है, दूसरा वो ज़ायनिस्ट है, तो अगर ऐसी वो बातें करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मुझे बताइए कि माइक हकाबी इस उम्र के इस हिस्से में, जब लोग रिटायर होकर अपने पोते के साथ खेलते हैं, ये बंदा 6 हफ्ते अंदर बंकर के, बिल्कुल जमीन के अंदर, जहां बंदे का दम घुट जाए, वहां पर ये 2 कुत्तों के साथ रहता रहा। और उसके बाद बाहर आया है, अभी बाहर आया है ये, और ये जो आप मंजर देख रहे हैं अभी बाहर आया है, और इसको बाहर आकर इसने कहा है कि जी मेरी जिंदगी तो हराम है यार, बड़ी मुश्किल जिंदगी है मेरी। तो उसमें कोई शक नहीं है, अपनी शक्ल देखें, इस टाइम आपको अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो ये बात हमारे सामने आ गई है कि उसने कहा कि कोई फौज वौज लेकर मत आना, लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी पासदारान इनकलाब की, तो उन्होंने तो कहा है कि हम इतने ही तैयार हैं जितना हम जंग के दौरान तैयार थे। हमारे जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर से नहीं हटी हैं, बिकॉज हम इस टाइम ट्रस्ट नहीं कर रहे। मतलब पहले भी ऐसे ही हुआ था, उनकी बात जायज़ है, पहले भी ऐसे ही हुआ था कि हमें बिठाया गया, पहले ही भी ऐसे हुआ था कि हम सारी बातें मान रहे थे, एटम बम हम बना नहीं रहे, पता नहीं क्यों ये एटम बम के ऊपर लड़ते हैं, क्यों बात करते हैं। हम तो हर बात पे मान रहे थे, हमने सिर्फ यही कहा था कि जंगें बंद कर दो, ठीक है ना। हमने पहले भी यही कहा था जंगें बंद कर दो, इस बात में शायद नाराज हो गए। हमने यही कहा था कि हमारे एसेट आपने दबाए हुए क्यों हैं, ये तो चोरी है, तो डकैती है, उसे अनफ्रीज कर दो, इस बात पे शायद नाराज हो गए होंगे। तो यहां पर सूरत हाल ये है कि अब वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें ट्रस्ट नहीं है, एंड वी आर रेडी फॉर वॉर। आप मुज़ाकरात कीजिए, अगर कामयाब हो गए तो माशाअल्लाह, अगर नहीं हुए तो फिर बिस्मिल्लाह। ये 2 बातें जो हैं उन्होंने बताई हैं। चीन की जानिब से ईरान को असला फराहम करने की तैयारी का इंकशाफ, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं अमेरिकन। एंड
फादरलैंड ऑफ इंडिया। ये वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ हो रही है इसमें क्या ईरान के लिए चीन ही काम करेगा। देखिए मेरे हिसाब से तो कोई माने या ना माने, और मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है, मगर ऐसा हो नहीं सकता कि इस मौके के ऊपर रशिया ने और चीन ने मदद ना की हो। इंटेलिजेंस की जहाँ तक बात है, इंटेलिजेंस से मुझे याद आया कि इंटेलिजेंस जो इस्तेमाल हुई है ना, वो तो चीन की इस्तेमाल हुई है। जो कंट्रोल इस्तेमाल हुआ वो चीन का इस्तेमाल हुआ है। अब चाहे वो पाकिस्तान इंडियन वॉर की अगर आप बात करें, उसमें भी चीन का किरदार नज़र आता है, इंटेलिजेंस। और अगर आप बात करें फॉर बाकी जो चीज़ें हमने तो अल्लाह माफ़ करे कोई मसला कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और वो मानते हैं इस बात को। और उसके बाद जो ईरान की वॉर है, देखें बात यह है ना कि आप कहते हैं क्यों, मतलब चीन को क्या तकलीफ पड़ी है? चीन का कोई मोहब्बत है? मोहब्बत इंटरनेशनल रिलेशन में तो नहीं होती है, लेकिन आपके मुफाद में ईरान का घिरना है, आपके मुफाद में यहाँ पर ईरान के अंदर अमेरिकन रिजीम ही होगा ना, फिर तो जो भी आएगा अमेरिकन रिजीम को आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये ऑयल अमेरिका के कब्जे में चला जाए, ये चीन अफोर्ड कर सकता है, जबकि आज वो चीन ही उसको एंजॉय कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वो कभी भी इसको कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, शायद उन्होंने कहा होगा कि यार हमने बड़ी बड़ी बातें करनी है, ठीक है ना, आप लोग अपनी मुज़ाकरात करें, मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा, आपने नोटिस नहीं लेना उसका, आपने उसके ऊपर माइंड नहीं करना है। और वो कहते हैं कि जी ईरान के पास जो है अब कोई भी कार्ड नहीं बचा, ठीक है ना, और ये जो 2-4 बच गए हैं ना जिंदा ईरानी, ये सिर्फ मैंने छोड़ा है इनको, मैंने कत्ल नहीं किया इनका, ताकि ये मुज़ाकरात करें। तो बात ये है कि 2-4 छोड़ने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है ना, आप उनको भी ख़त्म कर देते। आप बात यह है कि दुनिया ने यह देखा है कि आबनाए हुर्मुज़ आप नहीं खुलवा सके। अभी आप कह रहे हैं कि मेरे पास वो असला है कि अगर मैंने चला दिया तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अगर ऐसा कोई असला आपके पास होता तो आप आबनाए हुर्मुज़ आज आपकी मर्जी के मुताबिक खुली होती, वहां पर एक तरफ इब्राहिम लिंकन खड़ा हुआ होता, एक तरफ जराट खड़ा होता, और दरमियान से जहाज गुजर रहे होते। मेरा तो बिलीव ये है। लेकिन अगर इब्राहिम लिंकन जो है वो भागा है, अगर जराट भागा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग वहां से मैदान छोड़ के भागे हो, और उस मौके के ऊपर अगर कोई चीज आपके पास ऐसी होती कि जो मार करके आप तबाह हैरान कर देते ईरान को, तो आप जरूर मारते। अगर आपने नहीं मारी तो आप कहते हैं कार्ड नहीं है। अच्छा, अब मैं नहीं बोल रहा, अब देखें यहां पर आके आपने और मैंने कार्ड नहीं गिनवाने, हम इनको जवाब देंगे इन्हीं के मामलात से। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि ईरान हैज स्ट्रॉन्ग कार्ड्स गोइंग इनटू यूएस स्टॉक बट रिस्क ओवर प्लेइंग इट्स हैंड, ठीक है ना। यहां पर बता दिया है कि अगर आपको खेलना आता है ना ईरान को, जो कि उसको आता है खेलना, आई हैव नो डाउट अबाउट, तो कहता है कि मान लीजिए इस बात को कि यहां पे समझ लीजिएगा कि इस टाइम ईरान के पास बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, ठीक है ना। और आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं आपको तफसील से फिर अलग किसी एपिसोड में बता दूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि ईरान इस टाइम अपर हैंड है, जो अपनी प्री कंडीशंस, अब छोड़ दीजिए कार्ड्स को, जो अपनी प्री कंडीशंस बनवा ले कि भाई आप ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और उस पर सब इस पर ट्रंप राजी हो जाए, तो मतलब क्या हुआ? आप किसकी बातें मानते हैं? मतलब दिमाग में आप लाइए ना इस बात को, आप किसकी बातें मानते हैं? आप उसी की बातें मानते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि बस यार मुझे निकलने दो। और फिर अब लेकर के अगर आप बात करें ना, तो पाकिस्तान के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पैंट भी उतार दी है, अपनी चड्डी भी उतार दी है, क्योंकि जो हमारे राजो न्याज अब हो गए हैं ना, जो हमारे सामने वो खुल गया है कि तुमने ये कहना है मैंने वो कहना है, तुमने ये कहना है मैंने वो कहना है, वो तमाम बातें अब हमारे दरमियान में अब कोई पर्दा वर्दा रहा नहीं है, बिल्कुल ही एक दूसरे के सामने जो है वो हम ओपन हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो फादरलैंड है इंडिया की, वो दुनिया भर में जो कर रही है उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि नॉर्थ कोरिया को भी गुस्सा आता है, रशिया भी कहता है कि जी कुचल दिया, चीन भी कहता है कि जी इसके खिलाफ हम आपको नहीं करने देंगे। ज़ाहिर चीन भी साइड पे हो गया, इसराइल को पता है, ठीक है ना। अब उनके रिलेशनशिप है नहीं है, वो होते हैं नहीं होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे भी तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है ना इंडिया के साथ, मगर वो तो अब फादरलैंड के मातहत है। तो यहां पे सूरत हाल ये है कि साउथ कोरिया जो है, मैं समझता हूं कि इट्स अ गुड कंट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, बड़े प्यारे लोग हैं, मगर साउथ कोरिया जो है वो बिल्कुल मातहत है। यानी कि जो साउथ कोरिया है ना, उसका फादरलैंड यूएसए है, उसके बगैर नहीं चलता। वो
इसके बावजूद साउथ कोरिया जो है वो कहता है कि यहां पर उसके लीडर ने, उसके प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो शेयर की है जो कि एक फलस्तीनी चाइल्ड की है जिसको अब्यूज किया गया इसराइल ट्रुप की तरफ से। कहां पर? तल अबीब, एंगरिंग तल अबीब। तो यहां पर सूरत हाल ये है कि तल अबीब कह रहा है कि आपने ये वीडियो शेयर क्यों की? ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं बच्चे को, बच्चे की उम्र जो है ना वो नजर ही आ रहा है कि बच्चे की उम्र हो सकता है कि कुछ 13 से 14 साल हो, जो नजर आ रहा है। कहता है ह्यूमन डिग्निटी नॉट निगोशिएबल। साउथ कोरिया लीडर ने शेयर किए वीडियो ऑफ पैलेस्टाइन चाइल्ड, एलिजिबली उसको अब्यूज किया गया। अब क्या पता क्या किया गया उसके साथ? इसको पकड़ा, 13 या 14 साल के बच्चे को पकड़ा वेस्ट बैंक के अंदर, इसको एक बिल्डिंग में लेके गए, उस छत पे लेके गए, ये चारों फौजी छत पे लेके गए और छत पे इसको बोला कि दीवार पे खड़े हो जाओ। ये दीवार पे खड़ा हुआ, फिर उसे कहते हैं कि चलो, चलते रहो। बेचारा चलता रहा और फिर उसको वहां से धक्का दे दिया और वो जमीन पे सीधा गिरा है और वो शहीद हो गया। ये पूरा मंजर वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है और वो पूरी की पूरी वीडियो जो है वो साउथ कोरियन लीडर ने शेयर कर दी है। और तल अबीब कह रहा है कि आपने वीडियो शेयर क्यों की है? क्योंकि दुनिया भर में सबसे मुहज्जब फौज तो इसराइल की है, हमें तो लोग फादरलैंड बोलते हैं, और आपने ये वीडियो शेयर कर दी है। तो सूरत हाल ये है कि अगर साउथ कोरिया ने क्यों शेयर किया है, कहते हैं ह्यूमन डिग्निटी नॉट निगोशिएबल। कहता है यार मैं इस बात के ऊपर तो आपके साथ नहीं खड़ा, यहां तक मैं नहीं कर सकता। और उसके बाद सिर्फ इतना नहीं है, उसने ये बात छोड़ी नहीं है यहां पर, आप ये देखिए, कहते हैं आई नीड टू लुक इनटू वेदर दिस इज ट्रू, और अगर ये सच होगा तो फिर जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। कहते मैं इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएशन के मूड में नहीं हूं, ठीक है ना। तो मुझे बताइए वो इस बात के ऊपर, वो देख रहे हैं आप सीढ़ी से उसको लेके जा रहे हैं फिर गिरा रहे हैं उसको, ये पूरी की पूरी वीडियो है। मैं यहां पर नहीं चला सकता क्योंकि एक बच्चे की जान ली गई है, दुनिया के सबसे गैर मुहज्जब फौज की तरफ से जान ली गई है। तो कहते हैं कि ये जो आपने एक्ट किया है इसके अंदर इंसानियत कहां थी, आपके अंदर हैवानियत कहां से आई है, ये ट्रेनिंग क्या है, आपने इस बच्चे को जान से मारने कर क्या हासिल किया है। कोई इस पर नेगोशिएशन करे ना, कोई इस पर बात करे, कोई समझाए तो फिर समझ में आए। लेकिन बहरहाल ये है कि अब मैं क्या ही इस पर बात कर सकता हूं, इस बात को मैंने गलत टाइम पे छेड़ दिया। मेरे पास खबरें और भी हैं, लेकिन जो इस टाइम जो इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं यहीं पे, इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।